हेलो क्रशर्स, वेलकम टू अनदर डे अनदर चैप्टर। आज स्टार्ट करने वाले हम कोलिजन। बहुत अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, हमारे पास कोलिजन में इस तरीके से हमारे पास दो बॉडीज़ होंगी और लेट्स से इनकी वेलोसिटी है, इसका मास है m1, इसका मास है m2। इसकी वेलोसिटी है इस तरफ हमारे पास u1, इसकी वेलोसिटी है इस तरफ u2। अगर यहाँ पर कोलिजन होना है, दोनों के बीच में टक्कर होनी है, तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तभी टक्कर होगी। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर u1 इज़ मोर देन u2। तो थोड़ी देर बाद ये भी आगे जाएगा, ये थोड़ा जल्दी आगे आ जाएगा, तो दोनों यहाँ पर टकराते हैं, कोलिजन होता है। और कोलिजन बहुत ही छोटे से टाइम के लिए होता है। उस छोटे से टाइम में यहाँ पर डिफॉर्मेशन भी होता है, कभी कभी एनर्जी का लॉस भी होता है। तो आपको चिंगारी दिखती है, हीट में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर आपको साउंड सुनाई देता है। ये सब एनर्जी लॉस के ही एक तरीके हो गए। उसके बाद ये फिर से अलग हो जाते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास ई की वैल्यू क्या है। इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन है, ये सब बेसिक चीज़ें हम देख चुके हैं। अच्छा, इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी। लेट्स से ये u1 थी, तो अब ये हो जाती है इस तरफ v1 और इसकी वेलोसिटी इस तरफ हो जाती है v2। दोनों की वैल्यूज़ नेगेटिव भी, अच्छा इसकी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, इसकी वैल्यू तो इधर ही रहने वाली है। ऑलराइट, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पल्स के बारे में। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में फोर्स कौन सा लगा? इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो फोर्स लगा है वो लगा है नॉर्मल रिएक्शन, और वो इम्पल्सिव फोर्स है ना, इम्पल्सिव फोर्स इन एक्शन। इम्पल्सिव फोर्सेस का मतलब क्या हो गया? हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है और वो फोर्स लगता है बहुत ही थोड़े से समय के लिए ना, बहुत ही छोटे से टाइम के लिए वो टक होके निकल जाता है। लेकिन फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि अगर मैं इस तरीके से करूँ इंटीग्रल एफ डॉट डी टी, है ना, तो ये जो वैल्यू होती है ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर हमारे पास आती है, और इसी को बोला जाता है दिस इज इम्पल्स। इम्पल्स। अच्छा, फोर्स लगेगा दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगा। तो इस पे जितना मैं बोलूँगा कि इसने जितनी इम्पल्स इसके ऊपर मारी है, उतनी इम्पल्स इसने इसके ऊपर डिलीवर करी है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। इम्पल्स की हमारे पास जो यूनिट आ जाती है वो आ जाती है न्यूटन सेकेंड। ये सारी चीज़ें हम बेसिक मॉड्यूल में अपने देख चुके हैं। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पर किस तरीके से आप इक्वेशन लगा सकते हो। तो पहली चीज़, जब भी हमारे पास इम्पल्सिव फोर्सेज होते हैं, तो इम्पल्सिव फोर्सेस के कंपैरिजन में हम जो नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस होते हैं उनको कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे कोलिजन हुआ एक छोटे से इंस्टेंट के लिए, dt टाइम के लिए हुआ, उस छोटे से टाइम में इम्पल्सिव फोर्स के कारण हमारे पास कुछ चेंज इन मोमेंटम होता है। साथ में मान लो यहाँ पे ग्रेविटी का भी फोर्स लग रहा है ना, तो ग्रेविटी का फोर्स कितना है mg डॉट dt, इसके कारण भी कुछ चेंज इन मोमेंटम हुआ होगा। लेकिन ये इम्पल्सिव फोर्स इतना ज़्यादा होता है, या आप यूँ कह लो ये dt की वैल्यू इतनी छोटी हो जाती है कि ये तो हमारे काम आ जाता है, लेकिन ये वाली वैल्यू ओवरऑल बहुत कम हो जाती है। तो नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस को कोलिजन में हम हमेशा इग्नोर करेंगे। नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस कौन से होते हैं? ग्रेविटेशन हो गया, स्प्रिंग का फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये सारी चीज़ें नॉन इम्पल्सिव होती हैं, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ लिख लो इसको, इग्नोर नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस लाइक mg, ठीक है। और हमारे पास इम्पल्सिव फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? इम्पल्सिव फोर्सेस, अब देखो, हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा हो। जैसे इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन हमेशा लग रही है नीचे से, वो इम्पल्सिव नेचर की नहीं है। इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन लगी है और वो इम्पल्सिव नेचर की है। तो नॉर्मल रिएक्शन इम्पल्सिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हमारे पास इम्पल्सिव फोर्सेस में नॉर्मल रिएक्शन आ जाती है, टेंशन भी इम्पल्सिव हो सकती है, फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव हो सकता है। इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है। फ्रिक्शन, ठीक है, याद तो क्या रखनी है, बेसिक सी चीज़ें। अच्छा चलो, हमारे पास यहाँ पे कोलिजन हो गया। अब इसमें इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है? तो जब भी कोलिजन होता है तो उस छोटे से टाइम के दौरान उसके ऊपर कोई सा भी किधर से भी फोर्स लग रहा होगा, हमारे पास नेट एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पर अभी तो जीरो दिखाई दे रहे हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन का है, लेकिन इम्पल्सिव नेचर का नहीं है, तो उसको अभी आपके लिए उसको भूल सकते हो आप, है ना, इस छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए जिसमें हमारे पास कोलिजन हो रहा है। ऐसे केस में हमारे पास कुछ इक्वेशंस आ जाती हैं। जो पहली इक्वेशन आती है हमेशा हो जाती है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो इसको आप COLM भी बोल सकते हो। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से हमारे पास एक्स डायरेक्शन में हम लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करा देंगे यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल इम्पल्स नहीं लगी है, इन दोनों ने एक इम्पल्स लगाई है लेकिन वो इंटरनल है। इन दोनों को अगर आप सिस्टम मानो तो बाद में वही दो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे थे तो वो इंटरनल हो गए और फिर वो वापस दोनों अलग अलग हो गए। तो एक्सटर्नली कोई इम्पल्स नहीं आई है, इसीलिए हम यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में लगा पाएंगे। हमारे पास बेसिकली इक्वेशन क्या आ जाएगी, m1u1 प्लस m2u2 विल बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यहाँ पे सारी की सारी वेलोसिटीज वेक्टर रहने वाली है। दूसरी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ जाती है हमारे पास, वो हो जाती है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है हमारे पास ई की वैल्यू होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक, ई की वैल्यू होती है 0 से 1 तक, ई की वैल्यू होती है 1 से लेकर के 0 तक। अगर 0 है इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ये हमारा इन इलास्टिक कोलिजन हो गया है। अगर ई की वैल्यू 1 है तो वो परफेक्टली इलास्टिक, उसको हम वहाँ पे बोलते हैं। अगर हमारे पास वैल्यू ई की 0 हो जाती है तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑफ एनर्जी वहाँ पर हो जाता है, देखने को मिलता है ना। बेसिकली हमारे पास फिर ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो इस तरीके से चिपक जाती हैं, उसके बाद वो अलग अलग नहीं हो पाती। ठीक है, तो हमारे पास ई की वैल्यू 0 मतलब हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन हुआ है ना। इसको भी लिख लो, ई इज इक्वल टू 1 इलास्टिक कोलिजन, ई इज इक्वल टू 0 इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में हम इस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो हमारे पास ई की वैल्यू आ जाती है, ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन की वेलोसिटी कितनी है, ये जा रहा है v2 से, ये जा रहा है इस तरफ v1 से। सेपरेट होने की वेलोसिटी जो है वो आ जाती है ई इज इक्वल टू v2 माइनस v1। मुझे पता है v2 की वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पर, तभी ये अलग अलग हो रहे हैं। अगर v2 की वैल्यू छोटी होती तो वो पास आ रहे होते। डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यहाँ पर u1 की वैल्यू ज़्यादा है तभी तो वो अप्रोच कर रही थी, नहीं तो उनका बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाता। नीचे आ जाएगा हमारे पास अप्रोच की जो वेलोसिटी है वो आ जाती है u1 माइनस u2। इसको आप ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है, जब भी क्वेश्चन दिया हुआ सिचुएशन के हिसाब से आप बना के लिख लेना, इसको रटने की हमें ज़रूरत नहीं है। बस हमारे पास यहाँ पे एक स्पेशल केस आ जाता है ना। स्पेशल केस क्या आता है, इफ़ m1 इज इक्वल टू m2, दोनों के मास बराबर हों एंड ई की वैल्यू अगर हमारे पास 1 हो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, ऐसे केस में हमारे पास वेलोसिटीज हम लिख लेंगे वेलोसिटीज इंटरचेंज। जैसे इसका भी मास दोनों का मास अगर m है, ये आ रहा था हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड से, ये हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड से था, तो फिर फाइनली क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, इसकी 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। हम देखते हैं इसकी वेलोसिटी दूसरे वाले ने ले ली, इसकी वेलोसिटी इस वाले ने ले ली, अब ये 1 2 हो गया, 2 का 1 1 का 2, इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो बहुत सारी बार आपको ये वाला केस देखने को मिलेगा, इसलिए याद रखना ऐसा जब भी होता है तो हमारी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी एक हम करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक प्रैक्टिस के लिए इसी चीज़ का एग्जाम्पल का एक न्यूमेरिकल जल्दी से कर लेते हैं। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है, 2 मीटर पर सेकंड से आ रही है, दोनों के बीच में कोलिजन होता है। हमें बोला गया है कि ई की जो वैल्यू है वो है 1। अच्छा, दोनों के मास अगर सेम होते हैं, 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम की जगह सेम होते हैं, तो हम इंस्टेंटली बता देते हैं, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 2, ये इधर जाता है फिर 5 से। ठीक है, जब भी सेम मास होता है ई की वैल्यू 1 होती है, वेलोसिटीज एक्सचेंज। खैर यहाँ पे वो केस नहीं है, तो अब आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे जो भी इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा वो इंटरनल फोर्स लगेगा, और एक्स डायरेक्शन में कोई भी इम्पल्सिव फोर्स हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में ड्यूरिंग कोलिजन हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कर देंगे, यानी कि इस दिशा में मोमेंटम को कंजर्व कराना है आपको। उससे आप यहाँ पे वेलोसिटीज अज्यूम कर लो, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी v1, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी v2। अब जल्दी से बताओ, 2 इक्वेशन लगेंगी, एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक हो जाएगी हमारी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली। वीडियो को पॉज करो, दोनों वेलोसिटीज पता करो। इसका करेक्ट आंसर है 1 and 4 मीटर पर सेकेंड। ये आएगा 1 से, ये आएगा 4 से। सॉल्व करना शुरू करते हैं।
सबसे पहली इक्वेशन हम लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में देखो हमारे पास इनिशियली कितना मोमेंटम है, मैं लिख दूंगा पी आई इज इक्वल टू पी फाइनल, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। इनिशियली मोमेंटम है 5 × 2 + 2 × 4, तो हो जाता है 5 × 2 + 2 × 4 विल बी इक्वल टू फाइनली कितना हो जाता है, इसकी वेलोसिटी v1 है। अच्छा, इसका मास तो हमारे पास 2 किलोग्राम ही रहा होगा, तो यह जाएगा 2v1 + 4v2। ये आ गई हमारे पास पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली, जो आ जाती है ई वाली इक्वेशन। अच्छा, ई की वैल्यू हमें 1 दी हुई है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वी अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है देख के बता सकते हो, ये इधर जा रहा था 2 से, ये इधर आ रहा था 5 से, तो रिलेटिवली देखोगे तो एक दूसरे की तरफ ये 3 मीटर पर सेकंड की तरफ से आ रहे होंगे, है ना। यहाँ से इसकी 5 है, इसकी 2 है। अगर इसको रोक दूंगा तो इसको आप इधर ऐड करना पड़ेगा, 2 ये था 5, तो नेट इस तरफ 3 हो जाती है, वही जाती है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो हम लिख देंगे 3 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है, ये v2 से भाग रहा था, ये v1 से पास आना चाह रहा था, तो वो आ जाएगा v2 - v1। ये आ जाती है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसी को आप लिख सकते हो, ये हो जाता है 5 × 10 हो जाएगा, और 10 + 18, 18 इज इक्वल टू 2 टाइम्स v1 + 4 टाइम्स v2। v2 को क्या लिख सकते हैं हमें, 3 + v1, तो जाएगा 4 टाइम्स 3 + v1 विच इज इक्वल टू 2v1 + 12 + 4v1। यहाँ से हमारे पास आ जाता है 6 इज इक्वल टू 6v1। v1 की वैल्यू आ जाती है 1 मीटर पर सेकेंड, और v1 की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड आ गई, तो v2 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है v2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। हमेशा आपको यही स्टेप्स फॉलो करनी होंगी जब भी इस तरीके का कोलिशन होगा, तो ये चीज़ करने में आपको अब मतलब झिझक नहीं होनी चाहिए कुछ भी, एकदम अच्छे से इन चीज़ों को करना सीख लो। थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज करते हैं। कोलिजन का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होता है जहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बहुत ही हैवी हो जाती है। आप ऐसे मानो हमारे पास ये जा रही थी इस तरीके से बस, और किसी ने पीछे से उसने एक बॉल फेंक के मार दी, तो ऐसा होगा, मान लो बॉल बहुत तेज फेंक के मारी, तो ऐसा थोड़ी होगा कि एकदम से बस बहुत तेज़ी से आगे भागने लगती है, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, बॉल एक्चुअली टकरा के वापस आ जाती है। तो ऐसे केस में हम देखते हैं, क्योंकि बस का मास इसकी कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा था, है ना। अगर ये हमारे पास स्मॉल m था, ये हमारे पास कैपिटल M है, तो हमारे पास बेसिकली जो गिवन कंडीशन है वो क्या हो जाती है, कैपिटल M इज़ मच 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 लार्जर देन स्मॉल m। तो इस कारण से इसकी वेलोसिटी में कोई खास चेंज हो नहीं पाता है। देखो यहाँ पर भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो वैलिड होगा, क्योंकि फिजिक्स के रूल तो चेंज नहीं हो जाते। लेकिन अब आप इन्हीं लिखने की कोशिश करोगे तो हमारे पास इनिशियली मोमेंटम कितना है, इनिशियली मोमेंटम है, मैं लिख सकता हूँ m × u + कैपिटल M × u0 विल बी इक्वल टू, फाइनली हमारे पास मोमेंटम कितना रहता है, लेट से इसकी बॉल की वेलोसिटी इस तरफ हो जाती है v, ना, तो उसकी वैल्यू आएगी स्मॉल m × v + कैपिटल M × अब देखो इसकी भी वेलोसिटी में थोड़ा सा चेंज तो हुआ ही होता है ना, u0 से थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाएगी, हो जाएगी u0, लेट से उसको u0 डैश में लिख देता हूँ। अब एक्चुअली क्योंकि ये m की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बेसिकली ये जो वैल्यू है उसको हम इन्फिनिटी बोल सकते हैं। ये वाली वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा होती है ना, तो ये भी ऑलमोस्ट इन्फिनिटी ही होती है, इन्फिनिटी डैश बोलते हो। तो बेसिकली ये इक्वेशन हमारी वहाँ पे काम नहीं कर सकती, इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी वाले फॉर्मेट में आ जाता है, तो हमें यहाँ पर ये चीज़ करनी नहीं होती है। ऐसे केस में जब भी आपके पास एक हैवी ऑब्जेक्ट होती है, क्या करोगे, तो उसमें हमारे पास एक ही इक्वेशन आ जाती है भाई, उसमें एक्चुअली सॉल्व भी नहीं करना ना, इसकी वेलोसिटी तो हम कांस्टेंट ही मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, u0 इज इक्वल टू कांस्टेंट, हम ऐसा मान लेते हैं। और ये कहाँ से आया, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ गिवन थी कि कैपिटल M इज़ मच मच लार्जर देन स्मॉल m। ऐसे केस में हमें सिर्फ एक इक्वेशन लगानी होती है, E विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी थी हमारे पास, अप्रोच की वेलोसिटी थी u - u0। हमारे पास सेपरेशन की वेलोसिटी कितनी है, अब देखो ये ज़्यादा तेज़ी से जा रहा होगा, ये v से जा रहा होगा, तो आ जाएगा u0 है ना, बस की है u0 माइनस, बस जा रही है u0 से, ये धीरे धीरे आ रही है v से, सेपरेशन की स्पीड ये हो गई। यहाँ से हमारे पास वैल्यू जाएगी e टाइम्स u माइनस e u0 विल बी इक्वल टू u0 माइनस v। हमें पता क्या करना है, हमें v की वैल्यू पता करनी है। v की वैल्यू कितनी आ जाती है, v इज इक्वल टू 1 + e टाइम्स u0
माइनस ई टाइम्स यू। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है। अब आप इसको याद रख सकते हो। खास बात क्या है, जिस दिशा में इसकी वेलोसिटी मानी थी, अभी देखो मैंने उसी दिशा में v माना है। तो अगर आप ऐसा सोचो कि भाई हम इसको इस तरफ डायरेक्शन बना देंगे, तो फिर इसके मैग्नीट्यूड को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से। डायरेक्शन के केस में गलती हो सकती है। या फिर आप तो ऐसे याद रखना, अपने आप को अज्यूम कर लो कि आप बस के ऊपर आके बैठ के देख रहे हो। जितनी तेज़ी से बॉल आती हुई इसको दिखाई दी थी, बाद में भी अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो उतनी ही तेज़ी से यहाँ से वापस जाती हुई दिखाई देगी। इस तरीके से आप इसको फील कर सकते हो, है ना। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने की मिलेगी। अगर e की वैल्यू बन जाती है, इफ़ e इज इक्वल टू 1, ऐसे केस में v की वैल्यू क्या आ जाती है, v इज इक्वल टू 2u0 माइनस u। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है, इसको भी आप याद रख सकते हो। और एक चीज़ हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है e, है ना, e इज ऑलवेज along the line of impact। इस पे 2-3 तरीके के सवाल आ जाते हैं। पहली चीज़ तो ये आती है हमारे पास, मान लो इस तरीके से कोई बड़ी सी ब्लॉक है, सॉरी दीवार है, और दीवार पे इस तरीके से बॉल आती है, ठीक है, और फिर वो यहाँ से टकरा के जाती है। अगर हमारे पास ई वाली कैलकुलेशन हमें करनी है, तो देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन। अप्रोच की वेलोसिटी कौन सी होगी, पहली बात तो हम देखते हैं अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे जल्दी से अगर मैं इस तरीके से एक दीवार बना दूँ और हमारे पास इस तरीके से आकर के बॉल टकरा गई, तो यहाँ पे इसका सेंटर है और इम्पैक्ट जो हुआ है वो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन इस पे लगेगी, इस तरीके से दीवार पे लगेगी। तो ये हो जाती है हमारी लाइन ऑफ इम्पैक्ट। भले ही बॉल आ रही थी इस तरीके से, है ना, बॉल तो यहाँ से आई है इस तरीके से, और अब वो इस तरीके से जाएगी टकराने के बाद, ठीक है। भले इसकी आते समय वेलोसिटी जो थी वो इस तरफ थी u नॉट, और फाइनली इस तरफ होने वाली है v। लेकिन अब आप जो e की इक्वेशन लिखते हो ना, उसमें जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती है, वो होगी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट यहाँ पे कौन सी है, देखो दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इसको देख करके हमें पता चलता है कि हमारे पास ई की इक्वेशन सिर्फ इस डायरेक्शन में होगी, जो कि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन आता है। वाई डायरेक्शन में कोई असर नहीं होने वाला। वाई डायरेक्शन में तो जैसे आ रही थी वैसे ही वो जाती जाएगी। सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है, अगर ई की वैल्यू 0.5 थी तो एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, इस यू के 2 कंपोनेंट आप करोगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। भाई ये वाली जो वेलोसिटी है वो हाफ हो जाने वाली है आफ्टर द इम्पैक्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। भाई ये आया तो था, यहाँ पर हमारे पास एंगल था कितना था, ये 30 डिग्री था, लेकिन जब यहाँ से निकलती है तो ये एंगल 60 डिग्री हो सकता है। तो इसमें आपको क्या चीज़ करनी है, हमारे पास जो एक्स डायरेक्शन वाला कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी एक्स डायरेक्शन वाले कंपोनेंट की वैल्यू। क्यों, क्योंकि ई की वैल्यू 0.5 थी। वाई डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में ये सब चीज़ें वैलिड ही नहीं होंगी। इस तरीके से आपको चीज़ें करनी होती हैं, अज्यूमिंग कि म्यू की वैल्यू 0 थी। अगर म्यू रहेगा तो म्यू भी इम्पल्सिव हो सकता है, फिर वाई डायरेक्शन में भी चेंजेस हो सकते हैं। तो इस पर बेस भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा इसका यूज़ होता है ओब्लिक कोलिजन में, है ना। ओब्लिक कोलिजन में इसका यूज़ होगा, जिसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम देखने वाले हैं, तो उसको तभी समझ लेंगे। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम आ गया है। Bodies of mass m is equal to 0.5 kg resting on horizontal frictionless tabletop are connected with an unstressed spring of length L is equal to 20 सेंटीमीटर एंड स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू इतनी दी हुई है। बॉडीज यानी दोनों का मास एक्चुअली हमें सेम दिया हुआ है। बॉडीज हैव इनिशियल स्पीड v0 is equal to 0.36 मीटर पर सेकेंड। द बॉडी एट द राइट कोलाइड्स विद द वॉल टोटली इलास्टिकली। तो उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन है इसमें। पहले तो समझते हैं इसमें हो क्या रहा होगा। जिस वक्त दोनों की इनिशियल वेलोसिटी v0 हमें दी हुई है ना, v0 की वैल्यू हमें दी हुई है, तो क्या होगा, क्या स्प्रिंग कंप्रेस होगी? नहीं, दोनों के दोनों सेम वेलोसिटी से आगे जाएंगे। जितना ये आगे चलेगा उतना ये आगे चलेगा। तो स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड, जो भी उसकी नेचुरल लेंथ थी उसी में, है ना, अनस्ट्रेच्ड थी स्टार्टिंग में, वैसे ही जाती जाएगी, है ना। ये दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करते रहेंगे। फिर क्या होगा, ये यहाँ पर आकर के टकरा जाता है उससे। जैसे ही वो दीवार से टकराएगा, एक बात बताओ, क्या दीवार मूव कर सकती है? नहीं। हमारे पास कोलिजन का नेचर कैसा दिया हुआ है, तो बॉडी एट राइट कोलाइड्स विद द वॉल टोटली इलास्टिकली, है ना। तो इलास्टिक कोलिजन है, यानी ई की वैल्यू वहाँ पर 1 है।
तो आपको ये बताना भाई ई की वैल्यू 1 है, तो आपको पता ही है बेसिकली ये यहाँ से V0 से आया था, तो टकरा के वेलोसिटी उसकी एक्सचेंज हो जाएगी। हमारे पास फिर देखो नेक्स्ट केस में सिचुएशन कैसी आ जाएगी। हमारे पास ये पूरे के पूरे ब्लॉक को मैं यहाँ पे से ले सकता हूँ, इसको ऐसे के ऐसे हम कर देंगे पेस्ट। इधर यहाँ तक पहुँच चुके थे, टकराव हो चुका है। इसकी वेलोसिटी में क्या कोई चेंज होएगा? तो पहले तो इसकी वेलोसिटी में तो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, इस पे इस तरफ वेलोसिटी V0 आ जाएगी। इस दूसरे ब्लॉक की वेलोसिटी में आप क्या बोलोगे? देखो यहाँ पर इसके ऊपर एक इम्पल्सिव फोर्स लगेगा जब यहाँ पे कोलिजन होगा, टक्कर होगी, नॉर्मल रिएक्शन को हमारी लगेगी इम्पल्सिव, तो फटाक से इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। हमारे पास इंटीग्रल n डॉट डी टी विल बी इक्वल टू डेल्टा पी, और डेल्टा पी कितना होगा कि इसका मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है, तो क्या वो इम्पल्सिव फोर्स स्प्रिंग के जरिए इस तक भी पहुँच सकता है? नहीं पहुँच सकता। स्प्रिंग का फोर्स कभी भी इम्पल्सिव नहीं हो सकता, और इसीलिए शॉक एब्जॉर्बर बनाए जाते हैं गाड़ियों में, ताकि हम तक झटका तुरंत ना पहुँचे, धीरे धीरे फिर उसका असर आता है हम तक। तो यहाँ पर एक्चुअली ये जो V0 है, इसमें जस्ट आफ्टर हमारा जो कोलिजन है कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हम यही चीज़ यहाँ पे हमें समझनी थी कि स्प्रिंग एक नॉन इम्पल्सिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स कैन नॉट बी इम्पल्सिव। ठीक, अच्छा ये हो गया। उसके बाद हमारे पास दोनों की वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई हैं। अब एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ। स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी उतनी थी जितना सबकी वेलोसिटी इस तरफ V0 थी, तो सेंटर ऑफ मास जो भी होगा वो भी इस तरफ V0 से जा रहा होगा। फिर एक ने अपनी पार्टी बदल ली, वेलोसिटी पलट दी। जैसे इसकी वेलोसिटी पलट गई, अब ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बता दो, 0। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे होगा, दोनों का इक्वल मास है। अब वो कहीं नहीं मूव करने वाला, जितना ये इधर स्ट्रेच होएगा उतना ही ये भी इधर आएगा। हमारी स्प्रिंग फिर देखोगे आप कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, दोनों रेस्ट पे आ जाएंगे, है ना। तो फाइनली मैं और बता सकता हूँ, यहाँ पर हमारे पास ब्लॉक्स फिर कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, और स्प्रिंग कंप्रेस हो चुकी है और दोनों ब्लॉक्स यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या हो गया, वो रेस्ट पे आ गए, तो फिर उसके बाद वापस अलग अलग भी जाएंगे। फोर्सेस तो 0 नहीं हुए, स्प्रिंग अभी भी फोर्स लगा रही है, तो इवेंचुअली हमारे पास फिर से सिमिलर सिचुएशन हो जाएगी जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ चुकी है। तो अभी देखो इनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, वो स्प्रिंग ने एब्जॉर्ब कर ली पोटेंशियल एनर्जी में, फिर वो फिर से काइनेटिक एनर्जी में आ गई। अब की बार वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ क्या होगा। अभी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा V0, इसकी वेलोसिटी इस तरफ रहेगी V0। ठीक है, ये तो इधर और आगे जा सकता है, लेकिन यहाँ पर तो दीवार है, तो ये आगे नहीं जा सकता, इसका फिर से कोलिजन हो जाएगा, और कोलिजन होते ही वो फिर से अपनी वेलोसिटी बदल लेगा। हमारे पास फिर किस तरीके का केस आ जाएगा, फिर कुछ ऐसा केस आ जाएगा, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में ही है और हमारे पास इसकी वेलोसिटी इस तरफ V0 हो चुकी होगी, और इस स्प्रिंग को मैं हटा दूँ तो बताऊँगा इसकी भी वेलोसिटी इस तरफ V0 हो चुकी होगी। यहाँ पर भी हमारे पास एक कोलिजन हुआ था, उसके बाद ऐसे वेलोसिटी पलट गई थी, यहाँ पर भी कोलिजन होगा, फिर से वेलोसिटी पलट जाएगी। और अब ये सिचुएशन समझ में आने के बाद आपका टास्क है इन ऑप्शंस को चेक करो, कौन सा वाला सही है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है A, B, C, D, चारों ही करेक्ट ऑप्शन है। सॉल्व करना शुरू करते हैं। द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज 9 सेंटीमीटर। अच्छा, तो देखो स्प्रिंग का कंप्रेशन कैसे पता करोगे। हमारे पास इसकी वेलोसिटी V0 है, इसकी वेलोसिटी V0 है, दोनों की कुछ काइनेटिक एनर्जी है। फाइनली दोनों ब्लॉक रेस्ट पे आ जाते हैं, तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग ने स्टोर कर लिया पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाती है, 2 × हाफ m V0 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ k x का स्क्वायर। यहाँ से हाफ कट जाता है, हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है V0 √2m डिवाइडेड बाई k। वैल्यूज़ रखोगे, 2 है, m की वैल्यू हाफ थी, तो ये दोनों कट जाते हैं इस तरीके से। k की वैल्यू कितनी है 16, और उसके बाद अंडर रूट लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी V0 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, V0 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 0.36 डिवाइडेड बाई 4 करो, यहाँ से 0.09 मीटर आ जाएगा, है ना, 0.09 मीटर विच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो ए ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट देखो, द राइट बॉडी हिट द वॉल अगेन व्हेन द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड। तो देखो यहाँ पर पहले टकराया, स्प्रिंग अनस्ट्रेच थी, फिर स्प्रिंग कंप्रेस हो गई,
फिर वापस से खुली, अभी अगेन फिर से अनस्ट्रेच्ड है स्प्रिंग और वो फिर से टकरा गया। तो एक्चुअली बात तो सही लिखी हुई है, तो इसको भी आप बी को करेक्ट मार्क करोगे। नेक्स्ट देखो, डेल्टा पी ऑफ द सिस्टम आफ्टर ऑल कोलिजन विल बी 0.72। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है, हर कोलिजन के बाद हमारे पास मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो देखो कोलिजन है क्या, यहाँ से हमारे पास इम्पल्सिव फोर्स लगता है। जब भी इम्पल्सिव फोर्स इम्पल्स को लगेगी जे, तो हमारे पास उसके कारण कुछ चेंज इन मोमेंटम हो जाता है। पहली बार जब टक्कर लगी तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, यहाँ से वी नॉट से जा रहा था, फिर बाद में वेलोसिटी इस तरफ है वी नॉट, तो जो डेल्टा पी है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, डेल्टा पी 1 उसकी वैल्यू है 2 टाइम्स एम वी नॉट, है ना। कैसे, इनिशियली इस तरफ था एम वी नॉट, बाद में इस तरफ हो जाएगा एम वी नॉट, तो हमारे पास नेट चेंज हो जाएगा 2 एम वी नॉट। 2 एम वी नॉट पहली कोलिजन के बाद ये हुआ। दूसरे कोलिजन के बाद हमारे पास फिर से यहाँ पर देखो वेलोसिटी वी नॉट थी, फिर टकराने के बाद पलट गया, तो डेल्टा पी 2 की वैल्यू भी आ जाती है हमारे पास 2 एम वी नॉट, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 2 एम वी नॉट। मैं लिख सकता हूँ डेल्टा पी नेट उसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा पी 1 प्लस डेल्टा पी 2 विच इज इक्वल टू 4 एम वी नॉट विच इज इक्वल टू, बस अब वैल्यूज रखनी है, 4 इंटू 1/2 इंटू कितना 0.36 विच इज इक्वल टू 0.72 न्यूटन सेकेंड, है ना। न्यूटन सेकेंड किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो सेम ही आ रही है, तो हमारा सी भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। एंड लास्ट चेक कर लो डी, फाइनली बोथ द बॉडीज विल हैव द सेम वेलोसिटी। यस, फाइनली बोथ वेलोसिटीज आर सेम, तो डी विल आल्सो बी करेक्ट। ये बहुत ही अच्छा सा सवाल था, कैलकुलेशंस बहुत छोटी सी, कॉन्सेप्ट हमें बस यहाँ पे समझना था। ये वीडियो जो अभी आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से, सुंदर से, कलरफुल से क्रैश कोर्स का। हमारे 2 क्रैश कोर्स हैं, जेई मंथ और नीट मंथ, जिसमें 11th और 12th दोनों के फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट बट नेसेसरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और बहुत सारे अच्छे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, उन सभी को मिला दो तो जो बनता है वो है जेई मंथ एंड नीट मंथ। जेई मंथ में जेई मेन और जेई एडवांस दोनों की तैयारी होती है। नीट मंथ में नीट स्पेसिफिक वीडियोस हैं, लेकिन एज ए बोनस जेई मेन के वीडियोस भी मिलते हैं, तो आप उनसे भी तैयारी कर सकते हो। ये दोनों ही क्रैश कोर्स पूरी दुनिया के इकलौते कलरफुल क्रैश कोर्स हैं, जहां पर हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने कस्टम मेड ग्राफिक्स को हाथ से बनाया है। उनका फायदा क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाता है और ये चीजें याद रहती हैं। हर एक ग्राफिक को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सारी पीडीएफ अभी के अभी डाउनलोड करा के आप प्रिंट करा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इन सभी को मिला करके एक मैंने बहुत ही अच्छी हैंडबुक बना दी है, उसका प्रिंट आउट भी खरीद सकते हो, ताकि आप किसी भी बुक का या किसी भी और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक हाथ में आपके पास हैंडबुक रहेगी, तो आप जल्दी फॉर्मूले रिवाइज कर पाओगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाओगे और अपनी तैयारी स्पीड अप कर पाओगे। कलरफुल नोट्स की प्रिंटेड हैंडबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, साथ में मेरे ऑल इंडिया रोड ट्रिप के व्लॉगिंग सीरीज का लिस्ट, तो उसको भी आप देख सकते हो। बाय द वे सारे के सारे ग्राफिक्स आपका वेट करें, जल्दी से आ जाओ, कलरफुल तरीके से फिजिक्स पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से विजुअलाइज करके समझेंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।